वहाँ चला दे वो बटन। उसको उधर उधर वाले में लगा, उधर वाले में। एप्लीकेशन वाला है ना। मैं कल बताया था कि इसका जो एम होता है वो क्या होता है, देखो इसका एम होता है सीधा सा हाइट एंड डिस्टेंस निकालने का। मतलब देखो ये वाली जो यूनिट है ना, इसके अंदर आप क्या सीखोगे, सिंपल वे में हाइट कैसे निकलेगी और डिस्टेंस कैसे निकलेगी। और एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक 8th चैप्टर के अंदर सीख लिया है, उसको ही आप किस तरह से अपने बोलते हैं ना लाइफ में हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हो। तो दोनों चैप्टर का सेम नेम है, टाइटल बदलते रहते हैं, बाकी का काम यही है हाइट एंड डिस्टेंस निकालने का। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसके अंदर जो हम चीज़ें देखेंगे वो मोस्टली है क्या, उसको देखते हैं बंदे को। यहाँ पे आप दो चीज़ों पे ज़्यादा काम करोगे। हाइट, किसी की हाइट को सबसे पहले निकालेंगे तो बाद में पहले ये समझ में आना चाहिए कौन सी चीज़ को हाइट कहेंगे और कौन सी चीज़ डिस्टेंस होगी। तो सिंपल वे में देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, आप एंगल समझें। हाइट तो तब निकलेगी जब एंगल समझेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें कौन सा एंगल के बारे में। अब ये एंगल वाला केस क्या है मैं बता देता हूं। इस एंगल के अंदर मोस्टली हम दो तरह के एंगल पढ़ रहे हैं। एक तो हम इसके अंदर कौन सा पढ़ने वाले हैं, एलिवेशन को, और एक एंगल पढ़ेंगे इसके अंदर अपन कौन सा, डिप्रेशन का। ये दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक तो अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, एंगल्स को अगर देखें तो एंगल्स के अंदर हम दो तरह के एंगल पढ़ेंगे। इसमें एलिवेशन हो गया और एक हो गया डिप्रेशन हो गया। अब सामान्य तौर पे इनका मतलब क्या है, देखो इनके वर्ड से ही इनका पता लगा लेना। एलिवेशन में आपको अगर ढंग से देखोगे तो आपको एक वर्ड समझ में आएगा इसमें, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है एक तरह से ऊपर उठना। अगर इसको अगर हिंदी वर्ड में देखोगे तो ऊपर उठना। मैं बता दूं इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, इसको बोलते हैं अपन उन्नयन। क्या बोलते हैं, हिंदी का वर्ड है, आपने काफी बार सुना होगा उन्नयन, मतलब उन्नति करना। उन्नति करना, या फिर कह दो एलिवेट, एलिवेटेड मतलब कितना ऊपर उठा हुआ है, उसको बोलते हैं एक तरह से ऊपर उठना। और यहाँ पे डिप्रेशन क्या क्रिएट कर रहा है, देखो डिप्रेशन का तो नाम ही ऐसा है, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब आदमी डिप्रेस्ड कब होता है, जब वो किसी चीज से प्रेशर फील करता है या फिर वो झुकता है, क्या कहते हैं अपन उसको। तो यानी इसका जो हिंदी वर्ड है उसका मतलब ये होता है अवनमन। मैं कह रहा हूं ना झुकना, वर्ड डिप्रेस्ड होना, झुकना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिप्रेशन का मतलब एक तरह से हो गया नीचे झुकना। क्या हो गया, नीचे झुकना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखो यहाँ पे ऊपर उठना और नीचे झुकना दो तरह के एंगल है अगर ढंग से देखें तो। अगर अपन इसका बिहेवियर समझें तो दो ही बातें समझ में आ रही हैं, एक तो ऊपर उठना वर्ड और एक आ रहा है नीचे झुकना वर्ड। अभी किसके लिए, कौन कब ऊपर उठेगा और कौन नीचे झुकेगा ये कैसे पता लगेगा। तो मैं बता दूं कि एक्चुअलिटी में क्या है, सारा खेल है किस तरह से। ये जो एलिवेशन कह रहा है इसका मतलब आप समझ रहे हैं एक डायग्राम से। जैसे कि सपोज दैट आप ये समझो कि यहां पे ये एक रे है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पे हमारी ये आई साइड है,
इस पॉइंट पे अपने कौन है, आई साइड, मान लो ए बोल दिया मैंने इसको, और ये ऑब्जेक्ट है वो मैंने बोल दिया एक तरह से सी पे है, ये पॉइंट बन गया हमारा सी। मतलब बंदे का आई जो कॉन्टेक्ट है, आई का जो पॉइंट है वो है ए पॉइंट। अब आई देखो इसमें केसेस ऐसे चलते हैं, इस आई से और ऑब्जेक्ट है ऊपर। अब एक लेवल होता है किसी चीज को देखने का, क्या होता है, एक लेवल होता है कि सबसे बड़ी बात है कि एंगल तब बनते हैं, आपको अच्छे से पता है। एंगल अगर मैं बोल दूं ये ए बी है और ये जो ए सी वाली थी ना वो ए बी पे ही ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब है आई अपने किस लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ये जो ए बी लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोल देंगे एक तरह से, ये वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल। आप देख लो, यानी एंगल तब बनते जब ये देखो 0 डिग्री से ये थोड़ा थोड़ा ऊपर होना स्टार्ट करता, ये 0 डिग्री से थोड़ा थोड़ा ऊपर होना स्टार्ट करता। और कमाल की बात ये है कि अब हमारी आंखें कैसे हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल शो कर रही हैं। कहने का मतलब है आंखें बिल्कुल कैसी होंगी, स्ट्रेट टू स्ट्रेट। जितनी मेरी हाइट है मेरी आंखों का सेंटर पॉइंट बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ऐसी कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट जो भी होगा, यहाँ से ये ऊपर हो या नीचे हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल देख रहा हूँ, ना मैं ऊपर देख रहा हूँ ना मैं नीचे देख रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं रिलैक्स एरिया ऑफ आई। एक तरह से क्या है, रिलैक्स एरिया। आप खुद सोचो, आप यूं खड़े हो रैंडम और आप एकदम सेंटर पॉइंट पे, मतलब आपकी जो आंखों का डेस्टिनेशन है उधर ही हो, ना आप अपने आंखों को परेशान कर रहे हो कि ऊपर उठ, ना आप आंखों से नीचे देखने की कोशिश कर रहे हो कि डिप्रेस्ड हो रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में ना एलिवेशन ना डिप्रेशन, तो इसको बोलते हैं आंखों का एकदम रिलैक्स एरिया, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी 0 डिग्री एंगल। क्या बोलते हैं हम, 0 डिग्री एंगल। अब आंखें अगर है ना बी पॉइंट के साइड पे ही देख रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि कभी वो यहाँ था, मान लो सपोज दैट ये काइट है, मान लो यहाँ था, तो देखो आंखों को परेशानी हो रही है, ये ऑब्जेक्ट को देखने वाली जो साइट है वो ऐसी हो रही है। देखो आंखों को इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर उठना पड़ रहा है, आंखों को अपने क्या करना पड़ रहा है, आईज को अपने एलिवेट करना पड़ रहा है। बी पॉइंट से किस पॉइंट पे एलिवेट करना पड़ रहा है, इधर। और आप 2 मिनट के लिए सोच के देखो कि अगर आपका एलिवेशन पॉइंट कैसा हो, एलिवेशन पॉइंट अगर सी को लेकर के है तो जरा देखो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपकी आंखों को कितना उठना पड़ रहा है, इतना। और माना कि ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही एलिवेशन का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन साइड को कितना उठना पड़ा, ये लाइन साइड है। कुछ डेफिनेशन काम आएंगी सीधी, पीछे वो बुक्स में भी दे रखी हैं, सिमरे पॉइंट्स हैं, वही पढ़ लेने थोड़े से, वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएं या कैसे भी आ जाएं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या समझ में आ रही है। एक होता है हॉरिजॉन्टल वाला सीन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला सीन है उसमें क्या होता है, आंखों का रिलैक्स एरिया यानी 0 डिग्री बन रहा है आंखों पे एंगल। पर जैसे ही हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंखों को ऊपर उठाते हैं, एलिवेट करते हैं, तो जो एंगल बनता है वो बनता है एलिवेशन का एंगल। और जो देखो ये हमारी आईज है, ये हमारी आईज है, और देखो यहाँ से जब अपन ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो देखो हमारी जो ये आई है और उससे ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मैं बता दूं हर चीज़ में रे सिस्टम है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या करते हैं, आप साइंस के अकॉर्डिंग समझोगे तो क्या करते हैं, आई से भी कोई रिफ्लेक्शन पार्ट आता है, जैसे कोई लाइट का पार्ट होता है, फिर वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वहाँ से फिर जो रिफ्लेक्ट होता है वो आई के क्या बोलते हैं, कॉर्निया पे कहाँ किस तरह से वो रिएक्शन है, आई वाली रिएक्शन, वो वाली समझने की कोशिश करना। क्या होता है वहाँ से रिफ्लेक्शन एरिया जब यहाँ पे आता है तो वो कलर का कॉम्बिनेशन होता है कुछ, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें कोई चीज़ दिखने की, मतलब हम किसी को देख पा रहे हैं वो इसी रीजन से है, एक कलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है आई की। तो वो भी चीज़ यही है, यहाँ से एक लाइन बन रही थी जो कि किसी को दिखाई नहीं देती, ऐसी रे बनती है हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट पे। और यही एक रीज़न होता है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और कई बार देखा होगा कि किसी का नाम लिए बिना उसे बोल देते हैं स्टैंड अप, तो वो आई कांटेक्ट से बच्चे समझ जाते हैं कि भाई किसको खड़ा कर रहे हैं। रीज़न क्या है, वो आई से जाने वाला रे है ना, वो कांटेक्ट बनाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जिससे हमें लगता है कि इसकी निगाहें इस तरफ है, और उससे बचने के लिए जनरली सन ग्लासेस यूज कर लेते हैं लोग कि मेरी आंखों को कोई पढ़ ना सके किधर देख रहा है, ये लगाया चश्मा पता ही नहीं है किधर देख रहा है बंदा, वैसा डार्क कलर वाला। तो आप सोच के देखो कि आई का कितना भयंकर खेल है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके रे सिस्टम से, मतलब हालांकि उसमें कोई लाइन नहीं दिख रही है अपन को, उसके आई कांटेक्ट से ऑब्जेक्ट को देखने वाली जो लाइन है उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी निगाहें किस तरफ है, किस बंदे की तरफ ये सारे कर रहा है, तो अपन को आराम से पता लग जाता है। वही खेल यहाँ है
ये ए पॉइंट से आंखों से जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखता है तो एक लाइन साइड का कॉम्बिनेशन बनता है, एक लाइन साइड का। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना लाइन साइड का कॉम्बिनेशन ऊपर की तरफ होगा, उठता हुआ होगा, वही चीज कहलाती है क्या है, एलिवेटेड होना। और इससे जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और किसमें, लाइन साइड, जो कि कहां बन रही है, एलिवेटेड होके बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है, एलिवेशन का एंगल। एक बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे मान सकते हो कि आप अपने एक तरह से मान लो घर की छत पे खड़े हो और एक पतंग उड़ रही है आकाश में, आसमान में जो पतंग उड़ रही है उसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो, काइट को। अब ऐसी कंडीशन में आप अच्छे से जानते हो कि पतंग जब आसमान में उड़ रही है तो उसको नीचे जमीन पे तो कोई नहीं ढूंढने वाला, तो बंदे का जो सिस्टम है, जो निगाहें हैं, वो कहाँ जाएंगी, ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, एलिवेटेड होगा। और जैसे आप उस पतंग को देखने के लिए, काइट को देखने के लिए ऊपर उठाओगे आंखों को, तो ये जो सिस्टम होगा वो एलिवेशन एंगल होगा। अगर आप अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है कि आप इतनी डिस्टेंस पे, आपकी आंखों को कोई परेशानी नहीं है, ना वो ऊपर उठ रही है ना वो नीचे जा रही है, तो आपकी जो सामने जो निगाहें होंगी वो 0 डिग्री का जो एंगल होगा आई का, वो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। उसको बोलेंगे अपन रिलैक्स एरिया ऑफ आई। यहाँ पे आई को परेशानी नहीं है कोई। पर जैसे आप काइट को ऊपर की तरफ देखते हो तो आपकी निगाहों को हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर उठाना पड़ा, रिलैक्स एरिया से ऊपर उठाना पड़ा, तो वो लेवल तो क्या कहलाएगा, आपका एलिवेशन एंगल। और सेम स्टोरी की छत पे खड़े होकर के नीचे रोड पे पड़ी किसी बॉल को देखना। अब आप छत पे खड़े हो, नीचे बॉल पड़ी है, उसको देखना है, तो क्या आप निगाहों को ऊपर उठाओगे, क्या देख ही नहीं पाओगे, कहाँ नीचे जाएंगे आंखें। अब हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये था और मेरी निगाहों को परेशानी होगी जैसे मैं नीचे देखूंगा, इसका मतलब आंखों को नीचे झुकाना पड़ रहा है। और नीचे झुकने का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन। अपने डिप्रेशन से होगा, स्ट्रेस होगा अपने आंखों को नीचे देखने में। ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, डिप्रेशन का। यानी स्टोरी क्या है इसकी, देखो ये ऐसे बन जाएगा। इसको और देख लेते हैं एक बार। इस साइड मान लो कि आपकी आंखें इधर, और ये आपका वो हॉरिजॉन्टल लेवल, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। और ये हॉरिजॉन्टल लेवल से हम किस तरफ जा रहे हैं, देखो हमारा ये ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ, ये इसका भी नाम वही सी दिया। अब एक कंडीशन अपन ऐसी मान लेते हैं, सपोज दैट एक कंडीशन अपन ऐसी मान लेते हैं, अपन देख रहे हैं इस साइड, तो हमारा एंगल देखो अब इस बार कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से कैसे मूव कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल से किस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हमें क्या हो रहा है, इससे जो हमारे रिलैक्स एरिया था, ये जो हम रिलैक्स एरिया जिसको बोल रहे हैं, ये रिलैक्स एरिया है एक तरह से। यहां पे हमारी आंखों को कोई परेशानी नहीं हो रही, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। और एंगल होता है रिलैक्स एरिया का कितना, 0 डिग्री, जिसको सामान्य तौर पे हम यहां पे क्या बोलेंगे, ये है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इधर से क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ऊपर देखने की जगह कहां देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पे थीटा डैश नाम का एंगल बनेगा, वो डिप्रेस होने की वजह से क्या बन जाएगा, डिप्रेशन का एंगल बन जाएगा। तो 2 तरह के एंगल देखेंगे, और इसमें बच्चों को एक फायदा कर दिया गया है, कैसे कि हर डिप्रेशन वाले में हम लोग इसको चेंज करेंगे बाय अल्टरनेट एंगल के थ्रू, और किस में चेंज कर देंगे इसको भी, एलिवेशन में। तो मोस्टली जो टॉपिक रहने वाला है वो अपना क्या रहने वाला है, एलिवेशन से। हम इससे ही करेंगे इसको, क्वेश्चन को हम किसी के भी अंदर यहाँ पे कोई क्रिएट ही नहीं करेंगे, और आराम से हम सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिप्रेशन का आ भी गया तो उसको एलिवेशन पे ले आएंगे। और ये कैसे चेंज होगा मैं बताऊंगा। बाकी का क्या है कि फिलहाल आप ये समझेंगे, कोई आपसे पूछ रहे डिप्रेशन का एंगल क्या है, तो सामान्य तौर पर आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन साइड किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से, नीचे की तरफ देखने से, यानी डिप्रेस्ड होने से जो एंगल बनाती है वो अपना क्या बनता है, डिप्रेशन का। और अगर इसी चीज को क्या कर दे, एलिवेट होकर के एंगल बना दे, लाइन साइड हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाए, एलिवेट होकर के एंगल बना दे, तो बन जाता है एलिवेशन का एंगल। और सामान्य तौर पे इसकी जो लैंग्वेज है बुक के अंदर लिखाई गई है, वो आप समरी पॉइंट देख सकते हो। बताओगे निकाल के इसमें, इस कॉम्बिनेशन को एक बना लो तो एक डायग्राम और बनाऊंगा, खत्म है फिर। उसमें कॉन्सेप्ट ही खत्म है, कुछ भी नहीं है, और आगे कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कभी डायरेक्ट निकालनी नहीं चाहिए, चीज़ देख लेनी चाहिए पहले एक बार। डायग्राम बनाओ सीधे, ये की डायग्राम बनाओ सीधे, चलने दो आगे। क्या
हाँ वो तेरी मर्जी है, मेरे हिसाब से तो बना ले, वो बाकी की तेरी मर्जी है, मत बना चाहे तू। क्या ना, अभी और चीजें हैं, अभी बहुत चीजें हैं इसमें। क्या किस उसी में? वो तो मजाक कर रहा था ऐसे ही। हाँ वो बोला था मैं, वो दिवाली बोनस होता है बच्चों का, और तो क्या है, ऐसे ही बोनस है दिवाली बच्चों का। टीचर लोग तो पार्टी एक ही टाइम पे देते हैं जब रिजल्ट अच्छे आते हैं बच्चों के। कहाँ पे? वो मेरा एग्जाम डेट नहीं हुई तो चल चलेंगे। एग्जाम एग्जाम चल रहे हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम। अरे वो गवर्नमेंट एग्जाम चल रहे हैं एक, क्या बोलते हैं वो, पटवारी बीडीओ वाले, उस तरह के एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम्स। क्यों? अरे तो वो नहीं, उसके आसपास के टाइम की बोलिए, वो देखते हैं ना अपन। कल इवनिंग तो इसी टाइम में ही मिलेंगे अपन, सुबह तो कोई मुलाकात नहीं होगी। तुम उसकी टेंशन हुई है, तुमने ये नोट नहीं किया, हाँ भाई समझ में आ गया, बस दिमाग में हो गया। कैसे तुम्हें बिल्कुल आ जाएगा समझ में, एग्जाम तक नहीं भूलोगे? चलो ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चले इसके बाद चले। अब एक काम कर लेना, ओ यहाँ पे छोड़ो, अभी इधर ध्यान दो एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ लाइनें बनेंगी जो लिख लेना, फिक्स है, आ सकता है उधर से। सबसे पहले डालना लाइन साइट, तो वो एक सीधा ही आप इसके अंदर लिख सकते हो। अपन ने तो पढ़ा था ना लाइन साइड क्या है, कि हमारे आई से ऑब्जेक्ट को देखने वाला जो लाइन सेगमेंट है, मतलब जो रे कांटेक्ट है, वही क्या है, लाइन साइट है। अपने समझने के लिए तो ये है, पर क्या है कि एनसीईआरटी की लाइनों से डिक्टो आपको अंडरलाइन कर्विक में फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे, तो आपको वो सीधे ही याद होने चाहिए। जैसे कि लाइन साइड को अपन क्या बोलेंगे जनरली, इसमें लिखेंगे लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई of an observer ना to the point in the object viewed by the observer।
एक एक लाइन को देख लेना, इसमें जो भी लिखे है ना, ये कहां से कौन सा ब्लैंक होगा ये पता नहीं है। किस चीज को उठा करके यहाँ पे गायब कर दे और पूछ ले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कोई पता नहीं है। कई बार ऐसा ही करा है, सीधे ही लाइनों को चिपका दिया और पूछ लिया कहाँ से गायब है। हाँ बिल्कुल समझो ना आप, ये वाला मैंने ये वाला गायब कर दिया, पता नहीं है, हैं? देखेंगे तूने, देखें तूने। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये लाइन पूरी दे दे और आपसे नीचे पूछ ले कि क्या है, एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन साइड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, तो वो 4 ऑप्शन दे करके ऑब्जेक्टिव बना सकता है। ध्यान रख लेना किस कॉम्बिनेशन को हटाएगा पता ही नहीं है कुछ भी इसमें। ऐसे इसको देख लेना एक बार। यहाँ पे जो अगला था अपना, ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। पता नहीं है, भगवान जाने कौन सा इसमें से गायब कर दे, थोड़ा सा देख लेना इसको। देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या बोल देंगे, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन साइड। एंगल फॉर्म बाय द लाइन साइड with the horizontal when it is above the horizontal level। हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव होने की कंडीशन में लाइन साइड से जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का, वही क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। सामान्य तौर पे आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि मान लो कोई डायग्राम अपना ऐसा लेके चलेगी, हाथ के हाथ इसको बना भी लें, देखो आपके पास क्या शेप बन जाएगी इसके लिए। ये एंगल बनाया है थीटा, देखो ये ऐसा बोला है, इसको मैं लाइन साइड बोल रहा हूं और यहां पे ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो अबव लाइन साइड ने जो एंगल बनाया है, वही देखो अबव मतलब यहां से यू गए आप, यानी एक तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज गए। कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज गए। इसको क्या बोल सकते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कहां से, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट लेकर के, देखो बदलने का कुछ भी बदल सकते हैं इसमें, लैंग्वेज ही बदल दे। हॉरिजॉन्टल लेवल से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज अगर वो क्या कर दे, एंगल ड्रॉ करे, तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन साइड के बीच में, वो क्या कहलाएगा, आपका एलिवेशन का। कोई गारंटी नहीं है किस वर्ड को किसी सिनोनिम टाइप में दे दे या कुछ भी दे दे, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहना इसके अंदर, बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इधर क्या है, वो सीन देख लेना आप थोड़ा सा। अब हमें एक चीज और चाहिए, वो है अपना लास्ट, जैसे एंगल ऑफ इसका बना है ना, वैसे ही आप देख लो एंगल डिप्रेशन में भी बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे इसके डायग्राम से इसका लिखा है, वैसे उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो, वो अबव तो ये बिलो, तो वहां पे यही लिखेंगे अपन, एंगल फॉर्म्ड बाय बनाने वाली कौन है,
एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन साइड ऑफ, लाइन साइड, लाइन साइड को सामान्य तौर पे हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा, है ना। साइड अपने से बोलते हैं व्यू ऑफ पॉइंट, जो भी होता है वो दृष्टि रेखा यही बनती है। तो एंगल फॉर्म बाय द लाइन साइड विद द हॉरिजॉन्टल, किससे बना रही है ये भी, विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन, आप बोल सकते हो व्हेन इट इज बिलो, इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो बनाने वालों ने काफी शॉर्टकट बनाया है, ये जो मैंने बोली है ना बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब देखो इसमें ना अगर डिप्रेशन केस अगर अपन बनाते हैं तो अपने दिमाग में सीधी सी मानसिकता ये होनी चाहिए कि इस बार देखने का जो पॉइंट रहने वाला है वो कैसे रहेगा, सीन ही उल्टा है, देखो ऐसे। ये अपन बोल रहे हैं क्या है अपना, और ये वाली बन गई आईज। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको देखेंगे ऐसे, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से किधर बन रहा है एंगल, या फिर देखो इस डायग्राम की वजह से सबसे मजेदार ये रहेगा, इसको ये हटाओ सारे को। ये डायग्राम में इंटरेस्टिंग इसलिए भी नहीं है कि देखो आपको एक ही लेवल का बता देता हूं मैं कि गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। ये एक लफड़ा है, अगर अपन ने इसको ऐसे बनाया है तो इसी को ऐसे बनाए ना, झंझट खत्म हो जाएगी सारी। रीजन ये रहेगा इसके अंदर कि एक ही प्लेटफॉर्म के आपको चीजें याद होनी रहनी चाहिए। क्या मतलब है, दो दो अलग अलग तरीके से करने से। देखो एक लाइन अपन ने यू बनाई और देखो यहां ये इसको ऐसे ले गए। इस बार आइज है ना, ये देखो इस बार जो आइज थी आपकी कैसी थी, इधर ये यहां पे आंखें हुई और ये आपका वही हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ। और सुन लो इस बार हॉरिजॉन्टल लेवल से अपन किधर गए, ऐसे गए। ये आपकी क्या हो गई, लाइन साइट हो गई, क्योंकि आंखें तो किसी ना किसी चीज को देखेंगी और आंखें जिस चीज को देखेंगी तो वो साइट लाइन साइट कहलाएगी ना, वो रे के माध्यम से देखेंगी। और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट हो गया आपका ओ, तो यही कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से जो हम बिलो जा करके जिस ऑब्जेक्ट के लिए एंगल बनाते हैं वही क्या कहलाता है, डिप्रेशन का। और एक सामान्य सा अगर अर्थ इनका अगर आप जानना चाह रहे हो तो ये बन जाएगा अप द हेड, सिर को ऊपर करने से जो एंगल बने, और इसको क्या बोल देंगे, डाउन द हेड। आप तो ये याद रखो, अपने आई को ऊपर उठाने से या हेड को, सिर को ऊपर उठाने से जो एंगल बने वो बनेगा अप द हेड वाला एलिवेशन, और नीचे करने से बनेगा वो क्या बन जाएगा, डाउन द हेड वाला, यानी डिप्रेशन का। चलो ऐसा चलो, हो गया सबका, चले हटा दो ये। देखो दोनों को मिक्स कर दो, कुछ क्वेश्चन एलिवेशन के होंगे वो डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, डिप्रेशन के होंगे दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, और कुछ ऐसे ज्यादातर ऐसे होंगे जो मिक्स होंगे दोनों ही। तो ऐसी कंडीशन में देखना, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे। देखो
उसके बाद देखो अपन इसके अंदर क्या बनाने वाले हैं। सपोज कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे है, और ऐसी कंडीशन में मैं ये भी बोल दूं कि यहां पे हमारे आईज इधर थे और ये वाला जो लेवल रखा गया है उसका नाम था हॉरिजॉन्टल लेवल, और हमने क्या करा, इस लेवल से अबोव देखने का कोशिश किया तो हमारे पास यहां जो एंगल बना वो बना थीटा। इस पॉइंट का नेम ए दे लिया और यहां जो ये वाला था ये बना दिया हमने बी, और एक बार अपनी आंखें कहाँ थी, आई कहाँ थी, ए पे थी, और देख रही थी किस ऑब्जेक्ट को, सी वाले को, इसको देख रही थी। तो ऐसी कंडीशन में एलिवेशन बना, और सेम टाइम पे हम ए से चलकर कहाँ गए, बी पे, और बी पे जाने के बाद देखो अपन ने क्या किया, इधर बी पे जाने के बाद हमने इसके अंदर रख लिया कि भाई अब हमारी जो आंखें हैं वो कहाँ हैं, बी पे, ये हो गई। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, और एंगल्स को देख रहे हैं, देखो ऐसे। अभी फिलहाल अपना जो एंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ बन रहा है ना, ये इधर, इसको बोल दिया मैंने थीटा डैश। ये आपका वही आ गया ओ नाम का ऑब्जेक्ट, और सी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे में देखो अगर एक ही क्वेश्चन हो और एक एंगल से उधर एलिवेशन बनवा रहा हो, या फिर हो सकता है सेम से इधर बनवा रहा हो, मैंने उसको वहां ले लिया। अगर इस तरह से बनवा रहा हो तो आपको जेड वाला केस याद आ रहेगा, जेड वाला केस। आप इसमें देखो कि ये दोनों लाइनें 100% कैसी रही होंगी, ये पैरेलल हुई होगी, और ऐसी कंडीशन में जेड वाला केस आ रहा है तो दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं, बराबर। रीजन है कि थीटा डैश और थीटा को अपन ऐसे कंपेयर करके बराबर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जितना एंगल यहां बन रहा है 45 इतना ही यहां बन रहा हो, जेड कॉन्सेप्ट से आप बोल सकते हो थीटा इक्वल क्या होगा, थीटा डैश के। तो एक कन्वर्टिंग सिस्टम आपको आना चाहिए किसी भी डायग्राम के अंदर, इधर से इधर जेड बनाया और वो एंगल सेम नीचे ले आए। तो कई क्वेश्चन इसके ऐसे भी आएंगे तो आप आसानी से यहाँ निकाल सकते हो। ये इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन हो जाता है, देखने का फर्क है। ए से देखा, सी को देखा एलिवेशन बना, और बी से देखा, सी डैश को देखा डिप्रेशन बना। और ऐसी कंडीशन में अगर ये एंगल सेम है 45 तो 100% ये बराबर ही है। अल्टरनेट एंगल के थ्रू दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रहना चाहिए। अब देखो ये डायग्राम के बाद अपन इसको है ना सीधे देखो क्वेश्चनों पे चलते, देखो क्या रहने वाला है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, और यहाँ ब्लॉक पे आपको बताया भी कहता है कि ये पहले वाला किसका होता है, साइन का होता है। ये वाला जो रेशियो होगा वो कॉस का होगा। ये वाला किसका बनेगा, टेन का बनेगा। उल्टा कर दोगे तो क्या है, बी अपॉन पी किसका बनेगा, कोट का। और ऐसे उल्टा एच अपॉन बी बोलोगे तो किसका बनेगा, सेक का। और ये वाला किसका बन जाएगा, अपना कोसेक का, एच अपॉन पी करोगे तो आपको पता है किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आप ऐसा लिखते थे साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, ध्यान देना, तो यहां होता क्या था, क्या चीजें आपके काम में आती थी। ये रेशो तब बनते थे जब यहां पे ये वाले एक्यूट एंगल हो, यहां पे जब ये एक्यूट एंगल होता था तब ये रेशो बनते थे। तो हमारे पास इसके अंदर अगर देखें तो मोस्टली हमारे पास क्या चीज काम की है, देखो जरा, मैं बोल दूं यहां पे ये भाई साहब कौन है, साइड, और ये वाला भी कौन है, ये भी साइड है। और ये दोनों साइड किस वजह से निकली हैं, ये एक एंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। दिमाग में क्लियर करना, यही बेस है इसका। बहुत तरह से आंसर बनाएंगे पर इसमें एक टेक्निक आनी चाहिए अपन को। ये साइड है, ये साइड है, इनका रेशियो है, और ये किस पे डिपेंड है, इस थीटा पे। तो मतलब तीन लोग बड़े काम के होते हैं। कौन कौन से हो गए इसमें, ये तो टू साइड्स हो गई,
और एक इसके अंदर कौन सा है, एक इसके अंदर है एंगल। हो गए नहीं हो गए? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तीनों चीज होती है ना तब जाके डिसाइड हो पाता है क्या है। यानी इसकी दो साइड्स का अगर रेशियो देखोगे तब डिसाइड कर पाओगे आप कौन सा इसके अंदर ट्रिगो लगेगा। अगर P और H दे रखे होते हैं तो आपके पास दो लोग जिम्मेदार होते हैं इसमें लगने के लिए, कौन कौन से, साइन लगा लो, या P/H देखो किस किस में आ रहे हैं, कोसेक लगा लो, दो लोग लग सकते हैं इसके अंदर। मान लो कोई बंदा P और B देख पा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि P और B tan में होता है, या B/P कर दो तो उल्टा कर दो तो किस में होता है, कोट में। वो सवाल दो तरह से हो सकता है फिर ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पे अपन देखो कुछ तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे, जैसे कि सपोज दैट आपको एक केस क्या मिलेगा, रिलीवेंट केस क्या क्या बन सकते हैं इसके अंदर। देखो मान लो एक केस क्या बनेगा, जैसे कि सपोज दैट जो आपको जो केस क्वेश्चंस पूछेंगे वो ऐसे पूछेंगे कि दो साइड में से एक वन साइड गिवन होगी और थीटा जो एंगल है वो भी गिवन होगा। तो आपसे सवाल ऐसा किया जाएगा कि अनोदर साइड पूछ ली जाएगी, वो रिलीवेंट दूसरी साइड क्या होगी, ऐसे कर लेंगे वो। एक क्वेश्चन आपको कैसे बना सकते हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही घुमाते हैं वो, घुमा घुमा के आपको फर्स्ट साइड गिवन होगी, फिर आपको वो दूसरी साइड है ना, दो साइड होती है ना, तो सेकंड साइड भी गिवन होगी, और इतने कलाकार है इसमें आपसे थीटा पे क्वेश्चन कर देंगे वो। क्वेश्चन मार्किंग देखो ऐसी चलेगी इनके अंदर, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही बनाते हैं वो। बुक में आपको हो सकता है गिने चुने क्वेश्चन मिले वो बना के दें। तो यहाँ पे करते क्या है, एक साइड गिवन होगी, थीटा गिवन कर दिया, दो चीज गिवन हो गई ना। अरे वहां तीन लोग हैं तब जाके कोई जिम्मेदार है, एक ट्रिगो क्या बन रहा है। अब इन तीन में से कोई दो चीजें आपको गिवन करेगा और एक तीसरी पूछ लेगा। यहाँ पे दो साइडों में से एक साइड दे दी, एक थीटा दे दिया एंगल, और आपसे तीसरी पूछ ली किसकी हाइट बताओ, डिस्टेंस बताओ, जो भी है। और एक सवाल कैसे मिल सकता है, दोनों साइड दे दी और फिर आपसे पूछा कि थीटा कितने डिग्री बनेगा बता दे। दो क्वेश्चन ये बन गए, और एक क्वेश्चन और बन जाएगा इसके अंदर, केस थर्ड अगर देखें। पिछली बार वन साइड गिवन थी ना फर्स्ट वाली, इस बार आपको सेकंड साइड गिवन करेंगे। इसको बंद करना। और सेकंड साइड के बाद अपन क्या कर देंगे इसके अंदर, देखो सेकंड साइड गिवन करेंगे और फर्स्ट वाली साइड, ये वाली आपको गिवन, जैसे मान लो कि उसमें फर्स्ट गिवन थी, सेकंड वाली पूछी, इसमें सेकंड गिवन कर देंगे, फर्स्ट वाली पे क्वेश्चन लगा देंगे और साथ में गिवन करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें एक्यूट एंगल और दे देंगे। अब ये डिस्टर्ब करेंगे बहुत भयंकर। एक्यूट एंगल कौन सा दे देंगे, एक्यूट एंगल इसमें थीटा दे देंगे, ये भी गिवन होगा। तो नहीं, उसमें आप ये देखो कि साइडों को भी घुमाएंगे। पहली आप किसको ले रहे हो, पी को ले रहे हो, एच, पहली आप किसको ले रहे हो, एच को ले रहे हो, बी को ले रहे हो, जो भी ले रहे हो उसके हिसाब से कोई एक साइड गिवन करेंगे, थीटा गिवन करेंगे, दूसरी पूछ लेंगे। तो तीन तरह के क्वेश्चन चलेंगे अपने। मान लो अगर एक बार पी दे दिया, एच को गायब कर दिया, थीटा दे दिया, ये ले सही कर दूं, और ये इधर से गायब और ये इधर से गायब, ये हो गई इसकी फर्स्ट साइड और ये हो गई सेकंड साइड। ठीक है, अब सेकंड गिवन कर दी, फर्स्ट पे क्वेश्चन थीटा दे दिया। तो इस तरह से आपको देख के पहचानने होंगे कि कौन सा क्वेश्चन किधर डिराइव करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप ये समझना, एक थीटा और दो साइड होंगे। एक थीटा अपने पास क्या देंगे, एक थीटा देंगे और दो साइड देंगे। इन दो साइडों में से आप ये देखो कि कौन सी साइड्स गिवन है। देखो अपन इसमें जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें अपने ना मोस्टली कुछ केसेस काम में आने वाले हैं, या तो आप उनके फुटेज याद रखो दिमाग में, या फिर इमेजिनेशन अच्छा रखो कि आप समझ पाओ। देखो यहाँ पे एक फिगर लिया है अपन ने एनसीईआरटी का, और उस एनसीईआरटी के फिगर के अंदर सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास देखो क्या है, फिगर 9.2 के अंदर एक चीज बोली गई है क्या, कि एक लड़की को दिखाया गया है। देखो, और ऐसे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। देखो एक ग्राउंड है, अब कोई लड़की है या कोई
कोई भी इंसान है अगर वहां पे खड़ा हुआ है या कोई भी चीज है जहां पे आप खड़े हो, तो आपकी ये हाइट भी तो कंसिडर होगी। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन अब ये नहीं बनेगी जो ग्राउंड की ये सरफेस दिखा रखी है ये वाली, ये नहीं बनेगी आपकी। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपके ग्राउंड से इतनी हाइट पर आपकी आईज का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो बनेगा। तो आपको दिमाग लगा के ये रखना होगा, ये नहीं आप हॉरिजॉन्टल लेवल नीचे वाला एक्स एक्सिस समझो हमेशा। तो ये बदलता रहता है कैसे कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे इतनी हाइट का है तो इसकी उसकी हाइट से उसकी आई का जो कांटेक्ट है वो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। सामान्य तौर पर सीधी सी बात है, अगर किसी की हाइट कम है तो हॉरिजॉन्टल लेवल उसका आंखों का दीवारों पे नीचे ही बनेगा। अगर उसी वॉल पे दीवार पे अगर अपन थोड़े लंबे हाइट के कैंडिडेट से कहीं इसको देखना है तो उसके लिए वो हॉरिजॉन्टल लेवल अलग बनेगा, यानी जैसी जिसकी हाइट उस अकॉर्डिंग उसका हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा। अब अगर ये इतनी हाइट की है तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल इसी के पैरेलल इस तरह चलेगा और ये जो डॉटेड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा। अब लड़की खड़ी होकर क्या कर रही है, खड़ी होकर के आसमान में जो ये काइट है ऑब्जेक्ट है इसको देख रही है। अब देख रही है तो अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से अपनी आंखों को क्या करेगी, थोड़ा ऊपर उठाएगी। और ऊपर उठाने का मतलब ही क्या होता है, अबव करना, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव यानी ऊपर वाले स्तर को देखना, अप में देखना। यही चीज क्या कहलाती है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल से आंखों को कितनी परेशानी हुई, मेरा रेस्ट एरिया था उससे मुझे आंखों को किसी चीज को देखने में कितनी परेशानी हो रही है, वही परेशानी को ही हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सामान्य शब्दों में आंखों को अपने लेवल से होने वाली परेशानी, अगर वो ऊपर देखने पे हो रही है तो आप बोलो एलिवेशन, और नीचे देखने पे हो रही है तो क्या बोलोगे, डिप्रेशन। तो ये केस चलता है इसके अंदर। यहाँ ये केस दिखाया गया है, देखो जरा। फिर एक और केस दिखाया गया है, लड़की देखो ये कहाँ है, बालकनी पे, अपने छत पे, यहाँ पे बालकनी पे खड़ी है। ऑब्जेक्ट है नीचे रोड पे पड़ी हुई है एक बॉल। अब हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है उसका, वो सामान्यतः ऐसे खड़ी हुई है तो उसकी आई का जो कॉन्टेक्ट है वो बिल्कुल पैरेलल लाइन, आंखों से निकलने वाली पैरेलल रे, वो होगी उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल था कि ये यूं खड़ी है आराम से तो कोई परेशानी नहीं है, पर जैसे इसको नीचे देखना पड़ा तो डिप्रेशन होता है, यानी परेशानी होती है। और इस वजह से जो ये एंगल बना, देखो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अपना डिप्रेशन का एंगल है। डेफिनेशन कैसे भी बन सकती है, डेफिनेशन ये भी हो गई, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन साइड के क्या, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो द एंगल, वही क्या है, डिप्रेशन का एंगल है, नीचे की तरफ वाला। और हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ वाला एलिवेशन है। हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एलिवेशन है। हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज क्या है, डिप्रेशन है। देखो कितने सारे बन जाते हैं इसमें थॉट्स, दिए एक वर्ड है और कई तरह के अर्थ निकल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली फुटेज तो आपकी हुई एलिवेशन की, और यहाँ पे देख लीजिए आप कि सामान्य तौर पे बोल दूं ये वाली हो गई डिप्रेशन की। ये दो इमेज इसके अंदर अपने काम की बन जाती है, और ऐसे ही केसों पे आधारित अपन को चीजें चलानी है। ग्राउंड वॉल है तो वो अलग होगा, कुछ और उस पर है तो वो चीज अलग मेंशन करो, और उनको मेंशन करके इमेजिनेशन करो, अपने आप सवाल बन जाते हैं। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको अपन ले रहे थे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब में मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे, अगर वो दिमाग में गए हो तो आपको बस इसमें कुछ नहीं, एक दो की पॉइंट्स ये याद रखने हैं इसके अंदर। वो की पॉइंट्स ये है सिंपल सा कि आप कौन सी ट्रिगो लग रही है इसको पहचानोगे कैसे, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ये एक साइड है और ये एक साइड है, दो साइडों का रेशो है, और ये दो साइड किसकी देन है, इस एक्यूट एंगल की देन है। तो आप इन तीन चीजों पे निगाहें जमाओगे, कौन कौन सी, दो साइड और वो एक्यूट एंगल क्या है। जो बंदा इन पे निगाहें जमाएगा समझ जाएगा कौन सा ट्रिगो इसके अंदर लगाना है अपन को। तो मोस्टली ये काम है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनिस क्या है, बेस क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीजें क्या है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपके पास आसानी से सवाल बन जाते हैं। तो देखो की पॉइंट्स इसके अंदर यही रहने वाले हैं। ये कैसा दिया आज यार, इधर करना ना इसको यार, ये परेशान कर रही है, वैसे भी ये परेशानी करेगी, पढ़ाने नहीं देगी, इसको इधर कर दे। क्या हो गया, बस अब लग जाएगा। उसे खुद कोई मक्खी टीचर होगी है पहले, तो पढ़ाने की इच्छा कर जाती है इसके। अब देखिए यहाँ पे ना अपन इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन था, इसको पढ़ो। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप
which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। इस केस की थोड़ी सी स्टोरी को सुनने के बाद हमें समझ में आ गया, एक सर्कस का आर्टिस्ट है तो वो स्टंट करेगा तो वो कैसे करते हैं, ज़्यादातर रस्सियों से यहाँ छलांग लगाना, वहाँ छलांग लगाना, इस तरह की करते हैं। तो सबसे पहले सर्कस आर्टिस्ट है, अगर वो कोई प्ले कर रहा है तो ग्राउंड तो कहीं ना कहीं होगी ना, सबसे न्यूनतम जो चीज़ें होगी मिनिमम, वो क्या होगी, ग्राउंड होगी उसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें बनाना पड़ेगा वो क्या बनाना पड़ेगा, हमें तो सरफेस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका सर्फेस तो बनाएंगे ही बनाएंगे। देखो ये हो गया, इसका अपन ने क्या बना लिया, कोई सरफेस बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है ये देखो जरा, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, माना कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड को हमने सीमित तौर पे क्या कह दिया, एक है ए पॉइंट और एक कौन सा है, बी पॉइंट। ग्राउंड के कंसीडरेशन में अपन बोलते हैं कि इसका भाई इधर ईस्ट वेस्ट के कौन से पोल है, मतलब लिमिट तो होनी चाहिए ना कोई। तो यहाँ पे इनफाइनाइट तो यही नहीं है, सर्कस का ये ग्राउंड है, अपन ये मान के चल रहे हैं जहाँ पे एक्टिविटी कर रहा है वो ये चीज़ है। फिर क्या बोल रहे हैं, 20 मीटर लॉन्ग रोप, उसके पास है क्या, 20 मीटर लंबा क्या रस्सा, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर देखो विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। अब एक वर्टिकल पोल वाली लाइन अपन को मिल गई अच्छे से इसके अंदर। वर्टिकल पोल का मतलब क्या है कि एक खड़ा खंबा, तो खंबे को कैसे बनाएंगे देखो अपन जरा, तो मान लो कि ये खड़ा एक खंबा है अपने पास, ये वर्टिकल पोल हो गया। अब कुछ चीजें बड़े दिमाग में रखने की होती हैं कि वर्टिकल पोल ये हो गया, तो इसका देखो कौन सा स्लाइडर है, इस केस को अपन क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सी है ये पॉइंट। अब ये सी है ना, तो सी को आप अपने हिसाब से देखो है क्या वैसे ये, तो सी को अपन क्या बोल सकते हैं जनरली, सी क्या है, टॉप ऑफ द पोल। सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कौन सी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं और कौन सी चीज क्या है, तो टॉप ऑफ द पोल तो ये हो गया। बी क्या है, फिर देखो इसके हिसाब से देखो आप, वैसे तो ग्राउंड का पॉइंट है बट बी कौन है, ये बी है, वो है आपका बॉटम ऑफ द, ये बॉटम ऑफ द पोल है, ये पता होने चाहिए। ये उल्लू बनाते हैं, जैसे मैं पेपर बनाऊं और घुमाऊं, तो मैं ना आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर से ही घुमा के घुमाऊंगा, आपको काफी बार बना सकता हूं टेस्ट पेपर, मैं छोटी छोटी चीजों को घुमाऊंगा और बन जाएगा। देखो इसके अंदर ये है टॉप ऑफ द पोल, ये है बॉटम ऑफ द पोल, हो गया। एग्जामिनर भी ऐसे ही करेंगे मोस्टली। वो एक ही बात अगर 50 बार बोलनी पड़े बच्चों से तो फिर क्या बात है, रेंट के उसमें यही है लफड़ा यार। अब आप देखो ये बॉटम ऑफ द पोल हो गया, अब ये पोल की स्टोरी तो हो गई कंप्लीट। अब ये बताओ, इसने बोला है 20 मीटर लॉन्ग और ये क्या है, रोप, और इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक बात बताऊं, जमीन से जमीन पे तो कैसे चढ़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। होगा कहाँ पे कि वो उसने कहीं हाइट पे लगाया होगा उस रस्से को और वहां चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो टाइटली स्टिच्ड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, बोला भी है कि रस्से को यहाँ स्टिच किया है। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, पोल टू द ग्राउंड। अब एक हिस्से पे ये लगा दिया तो यू तो लगाने से रहा, यहाँ कैसे स्टिच करोगे, अगर कोई डोरी है तो उसको लटका ही सकते हो ना इस जगह, तो ये डोरी यहाँ लटक सकती है। देखो मैं जैसे कि बता दूं, ऐसे मान लो आप, तो इसको समझने की कोशिश करना, ये डोरी है वो यहां तो लटक सकती है ना, ये तो लटकेगी ना, यहाँ पे कैसे होगा ये, जबकि इसको अगर इस पॉइंट पे ले जाके अगर आप यहाँ पे मेंशन करोगे तब ये आराम से स्टिच हो सकती है। उसको बांधा जा सकता है, टाइट किया जा सकता है, गाड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा टेंट वेंट लगाने का जो काम होता है उसके अंदर देखो आप, वो अक्सर क्या करते हैं, ऐसे कुछ करके जमीन में गाड़ देते हैं, फिर उन्हें जब खोलना होता है तो उसे निकाल लेते हैं, स्ट्रेच ही करते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर बी पे ही ज्वाइन करता तो नहीं हो पाता काम, ये होता है लटकना, टाइट नहीं होना, स्ट्रेच होगा तब वो कैसे होगा, इसमें स्ट्रेस होना चाहिए। देखो इसमें तो यहाँ पे मैंने इसको ए पे स्ट्रेस कर दिया। इसने इसके बारे में एक वर्ड बोला है, कितने मीटर लॉन्ग बताई गई है इसको, 20 मीटर लॉन्ग। कितने मीटर लॉन्ग है, अब देखो जरा आगे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जिसके बारे में बोला है उसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पोल इज कितना, h। तो यहाँ पे हमने इसको h बोल दिया है कि लेट द हाइट ऑफ द पोल इज कितना है, ये h है। तो हाइट यही तो है bc, वो h हो जाएगी।
फिर क्या बोला है, द एंगल मेड बाय द, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली, द एंगल मेड बाय द रोप, रस्सा, विद द ग्राउंड, जो एंगल बनवाया जा रहा है वो कहाँ बनवाया जा रहा है, ये तो आपका व्हाइट वाला तो रस्सा हो गया और ये वाला ग्राउंड हो गया, तो ये एंगल ऐसे बनवाया जा रहा है और कितने डिग्री का बनवाया जा रहा है, वो 30 डिग्री का बनवाया जा रहा है। और वैसे भी सपोज दैट, सोचो आप ग्राउंड के साथ बना रहे हो तो एलिवेशन है, टॉप देख रहे होंगे आप, ये सोचने वाली बात होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 30 डिग्री का। अब सारी क्वेश्चन के अंदर देखो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री हो गया, एलिवेशन हो गया, तो इसमें पहले आप सिस्टम ये देखो कि की पॉइंट्स अगर अपन देखें तो उसके अंदर आपको दो साइड्सों का हिसाब देखना है और यहाँ पे थीटा देखना है। अब ये दो साइड सुन लो कैसी कैसी हो सकती हैं। दो साइड्स के अंदर हो सकता है एक नॉन साइड हो दे रखी हो और एक साइड कैसी हो, एक साइड अननोन हो सकती है जो निकलवाना चाह रहा है। यानी एक पे तो क्वेश्चन होगा, एक तो क्वेश्चन होगा और एक साइड कैसी होगी, वो गिवन होगी। कैसी होगी, गिवन होगी। एक साइड होगी गिवन और दूसरी क्या होगी, अननोन। इनको देख करके अपन इजी गोइंग आराम से समझ सकते हैं कि भाई कौन से पे क्या करेंगे। अब इसमें देखो ये एच वाली साइड कैसी है, ये क्वेश्चन मार्क वाली साइड है कि नहीं, और ये वाली साइड कैसी है, ये गिवन है। पहले तो ये पहचानो कि 30 के सामने वाली ये साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। ये कौन सी होगी, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और देखो ये वाला एंगल कोई कहे ना कहे कितना है, 90। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। पी और एच का कॉम्बिनेशन देखो कौन सा बनता है, तो रेशोज वाले सिस्टम में आपने खूब लिखा है पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखो, पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन, उल्टा चलोगे कॉट, फिर ये सेक और ये वाला कॉसेक। तो पी और एच कॉम्बिनेशन दो लोगों के लिए है, एक साइन और एक कॉसेक। दोनों से इसके आंसर आ सकते हैं। ऑफिशियली इसका फर्स्ट वे अपन यूज करते हैं, कैसे अपन इसको करेंगे देखो। यहां पे ध्यान देना, सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका, फुल ऑन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे देखो। पहली बात तो यही मैं माना है अपन ने, लेट द हाइट ऑफ द पोल, जिसको हम जनरली क्या बोले, बीसी बोले, और वो कितनी है, एच मीटर में है। किस में है, मीटर में। अब सेकंड केस देखना है, जो एक्यूट एंगल है थीटा है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल एबीसी। क्या लिखने वाले हैं, एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि सर इसमें एच तो निकालनी है, सॉरी ये जो है पी परपेंडिकुलर वाली साइड तो निकालनी है, और ये कैपिटल एच हाइपोटेनस वाली साइड अपन को गिवन है। तो एक तरह से परपेंडिकुलर तो क्वेश्चन मार्क पे है और हाइपोटेनस गिवन मार्क पे है। अभी दोनों चीजें हो गई, क्वेश्चन मार्क और गिवन मार्क। इन दोनों साइडों का रिलेशन देखो आप कि दोनों साइड कौन से ट्रिगो का निर्माण कर रहे हैं, कौन सी ट्रिगो बना रहे हैं इसके अंदर। तो पी और एच से क्या बन जाता है यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीसी, और एक्यूट एंगल क्या है हमारे पास, जो एक्यूट एंगल है वो एक्यूट एंगल कितना है अपने पास, 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं क्या लगाएंगे हम इसके अंदर, साइन और 30 डिग्री लगाएंगे, कि ट्रिगो को जो डिग्री मिला है वो कितना मिला है, 30 मिला है। और वैसे होता क्या है, ये साइन हमेशा पी अपॉन एच होता है। अगर ये पी अपॉन एच होता है तो पी को देखो जरा कौन सी साइड है, बी सी, और एच कौन सी साइड है जरा उसको देखो, एच है अपने पास कौन सी, ए सी। फिर इसकी वैल्यूज देखो, बी सी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, बी सी को अपन ने परपेंडिकुलर या स्मॉल एच बोल दिया है, और इसकी वैल्यू कितनी है जरा देखो, एच की कैपिटल की, ये है 20। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाता है, साइन 30। अब अपन को ये देखना है कि यहाँ पे जो साइन 30 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/2। तो साइन 30 की अगर वैल्यू 1/2 होती है तो देखो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, इसके आंसर को लगाएं तो क्या लिखेंगे, साइन 30 की जगह तो 1/2। ये सारे भूल जाओ और यहाँ पे आ जाओ, एच इक्वल ऐसा। फिर क्या करेंगे, बाय क्रॉस, क्या कर देंगे, बाय क्रॉस। क्रॉस करेंगे तो 20 इक्वल क्या आ जाएगा, 2h। बताओ तो h इक्वल कितना आ जाएगा इधर, 10। तो यानी इसकी जो हाइट ऑफ द पोल है वो कितनी हो गई, 10 मीटर। लास्ट में आप लिख के आ सकते हो, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। अब मैं इसी का एक सेकंड केस और बता देता हूं आपको। सेकंड केस में आप देख सकते हो, सेकंड वे इसका क्या बन सकता है। सेकंड वे में कोई बच्चा उल्टा गया और उसने इसको बोल दिया लेट, इतना तो मामला सेम आएगा, हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी है बोलो, h मीटर है।
उसके बाद जरा देखो आप थीटा कितना है, वही 30 डिग्री, और फिर वो भी क्या लिखेगा, इन ट्रायंगल एबीसी में गया है, और किसी बच्चे ने गलती से यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉसेक, तो थीटा तो वही 30 रहेगा ना, थीटा तो वही 30 रहेगा, तो क्या लिखेगा वो बंदा, एच अपॉन पी। अब जरा एच देखो, कैपिटल एच क्या था वहाँ पे, 20 था, और पी देखो परपेंडिकुलर क्या था वहाँ पे, स्मॉल एच था। अब बताओ कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, वो लिख दो जरा एक बार, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलो कितना होता है कोसेक 30, 2, पता ही नहीं है कईयों को, तभी ये क्या होगा, यहां से क्रॉस हो जाएगा, वापस क्रॉस होगा तो 2h इक्वल कितना आ गया, 20, तो बताओ h इक्वल क्या आ जाएगा, 20/2, यानी कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो h यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है ना, दोनों से आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, और आपको ये रेशो पहचानना जरूरी है। तो रेशो देखो किससे निकालते हैं, इससे निकालते हैं, पी बी पी एच एच बी, पी अपॉन एच को बोलते हैं साइन, अगर उल्टा बोलोगे एच अपॉन पी तो क्या बोलेंगे, कॉसेक बोलेंगे। ऐसे b अपॉन एच को बोलेंगे कॉस, तो इसको बोलो h अपॉन b को क्या बोलेंगे, सेक। ऐसे p अपॉन v को tan बोलेंगे तो b अपॉन b को क्या बोलेंगे, कॉट। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने भी इन दो साइडों के आधार पे ये पहला वाला क्वेश्चन किया है, आप देख सकते हो इसको। कर लिया था क्या उस दिन, कर लिया था ये लास्ट क्लास में, कर लिया था ना ये वाला तो शायद। बैटरी लो है, थक गया क्या, कौन, क्या हो गया उसको, अब कहाँ तक रखवाली करें यार अभी, हैं, अरे क्या मतलब है, छोड़, हैं, मत आने दे, मेरे क्या जा रहा है यार, छोड़ो छोड़ो, एक दो बार कर सकते हैं, पीछे नहीं लग सकते किसी के, कोई खामो खा मेरा नाम लगा करके मरमरा जाए कहीं तो और मेरा नाम आ जाए, हैं, इतना मत मजाक मत बनाया करो उसका यार। हटा दूँ क्या, वो लिख रहे हो कोई, किसी एक पार्ट को लिख लेना, एक समझने में जाने दो, ये आपका जो मन करे वो लिख लो। ये 1/2 तो इसका वैल्यू लिखा है, और इनका तो वैल्यू जानते नहीं हो ना, वो है h/20। ये तो मैंने भी ये लिखा है, p की वैल्यू h है। ये शॉर्ट वाला सोच रहा है क्या, वैसे उसमें शॉर्ट ही करा है बिल्कुल एकदम, हाँ तो कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है। पहली बात तो, पहली कोशिश तो ये करते हैं ना कि अपन उसको तरीके से लिखें। अब मान लो तू मार कर दिया पेपर में और तुम 2 लाइन में करके आ गए, ये लो हटाओ बॉक्स में, थोड़ा सजा के तो करोगे ना, इन ट्रायंगल है, ये है, हमें नॉलेज है इनकी, इसलिए वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उसकी नॉलेज होती है ना, बेसिक नॉलेज है ये एक तरह से, वो तो है ही है यार, आपने क्या लिखा है, किसको क्या माना है, हमें क्या पता, कोई मैं एच मान रहा हूँ, कोई एक्स मान रहा होगा इसको, आ गया इधर, उधर क्यों बैठा, तू देख लिया मैंने सारा, उससे पहले भी देखा मैंने गाड़ी बनाई जो उसमें क्या लिखा तूने, आजा, हाँ जब भी तो कह रहा हूँ, इधर आजा, चले आगे चले, चलो देखो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आरबीएससी में तो ये मैं जब दे रहा था ना एग्जाम तो ये आया था। देखो क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड, सो दैट, बैंड मत, अरे कटना अलग होता है यार, बैंड अलग होता है? देखो आप एक बात समझो, कटा तो आर पार कटा, और अगर है ना बैंड हुआ है तो क्या है, यूं मान लो ट्री पहले ऐसे था, यही नहीं होगा ग्राउंड पे ट्री, तो देखो सबसे पहले तो जो कह रहा है उसकी फीलिंग समझो, ट्री बोला है और ग्राउंड की बातें करी हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो ग्राउंड होगा अपने पास, तो देखो सबसे पहले तो ग्राउंड बना लेते हैं, ये लो, ये ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड के सपोज दैट इस पॉइंट पे अपन ने बोल दिया कि ये ट्री है, क्या है, ये ट्री है। अब आप समझो, इसके अंदर मैं नोटेशन लिख देता हूं, देखो ये ग्राउंड का ये वाला पॉइंट है ए, ये ट्री का बॉटम पॉइंट है, ट्री का ये वो पॉइंट है जो आपको मतलब बोलते हैं ना अर्थ से सटा हुआ दिखाई देता है, मतलब चिपका हुआ दिखाई देता है, ये वो पॉइंट है।
अब एक तरह से जो हमारी आंखें देख पा रही हैं वो बॉटम बोला जाएगा, ट्री का बॉटम पॉइंट ये है। इसके नीचे का हिस्सा और होता है बायोलॉजिकल टर्म्स, वो रूट वूट जड़ वड़ नीचे तक फैली होती है वो चीज़, तो वो बाकी का हमें तो ये जो ग्राउंड पे जो चिपका हुआ हिस्सा होता है उसको बॉटम बोल देते हैं अपन तो। और हाइट भी अपन इसकी ऐसे ही मेंशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दे ले थोड़ा सा। और बताओ ये वाला हिस्सा है वो क्या बन गया, इधर क्या बन गया, ये बन गया सी। तो ये बताओ ये वाला हिस्सा कौन सा है, टॉप वाला हिस्सा है, टी का टॉप है, ये ट्री का क्या है, टॉप है। और ये वाला क्या है, इसका बॉटम वाला हिस्सा है। ये दोनों हिस्से अपन ने ऐसे मेंशन कर लिए। अब बताऊं ट्री कितनी भी कोशिश कर ले भाई ये 90 तो रहेगा ही रहेगा ग्राउंड से। किसी भी ग्राउंड पे अगर कोई परपेंडिकुलर आपको कोई भी अगर एस्टेब्लिश है ना कोई भी चीज, तो आप उसको 90 डिग्री का आप पोर्शन मान सकते हो। ये 90 डिग्री लिख देते हैं इधर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तूफान आता है और तूफान से देखो हुआ क्या इसके साथ, क्या है, कुछ सेम नहीं है, ये अलग है, वो तो लगे देखना ट्विस्ट है इसमें। अब देखो इसके अंदर क्या रहा है, ये तूफान आया, तूफान यहां से चला, तो बोल रहे हैं तूफान का उसूल है, आपने देखा भी होगा तूफान का उसूल है जो टाइट रहते हैं, कड़क हाथ नीचे, जो कड़क रहता है, जो झुकना नहीं जानता है वो अक्सर टूट जाता है, और जो झुकना जानता है वो बच जाएगा। तूफान आया, टकराने के बाद झुक गया, तूफान साइड से निकल जाएगा, वो बच जाएगा। तो यहाँ पे भी यही होता है कि अगर एक स्ट्रोंग अगर कोई तूफान आया भी है तो ये देखो यहाँ से टूटता है, कटना नहीं बोल रहे, काट के अलग हो जाता है बिल्कुल एकदम। अगर ये टूटा है ना तो उसकी कुछ नसें बेन्स जुड़ी होंगी पेड़ से, और ये किस तरह से झुका होगा, देखो ये मान लो पेड़ था ऐसे, ये इसका टॉप था, और ये तूफान से तो इस तरह से मुड़ेगा, ये कैसे मुड़ेगा, इस तरह से मुड़ेगा। अब ये मुड़ेगा तो ये झुकेगा, और इसका टॉप है ना ग्राउंड को टच करेगा। फिर अगर ये टूटा होगा तो क्या करेगा, टॉप ग्राउंड को टच करेगा, यही बोल रहा है, दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। देखो पहली बात तो ये क्या हुआ है, टच करा है, देखो माना कि अपन ने कहीं से यहां से टूट जाता है, ये वाला पोर्शन था, और मान लो 2 मिनट के लिए ये यहां से टूट गया, और टूट गया और ये टच कर रहा है मान लो कहां पे, ये देखो ये सी नहीं, ये वाला क्या है, इसको ध्यान से देखना, ये सी डैश है, यूं मान लो आप, ये ए भी है ग्राउंड का पॉइंट, और ये सी है ना जो टूट के गिरा है, तो ये सी डैश है, ये क्या है, सी डैश को अपन एक तरह से क्या बोल सकते हैं, टॉप ऑफ ट्री। एक ही बात है, ये ग्राउंड के अंदर मान लो ये सी डैश यहां टपका देते कोई, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सी टूटा है तो इसे गिरा है। अब देखो ये यहां के गिरा है अरे इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, बैठ, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बैठ बैठ एक बार बैठ, हाँ जो भी है ठीक है, बैठ सही, बैठ सही, एक बार जा। ये टूट के गिरा है, यहां गिरा है। अब ध्यान दो इसने क्या बोला है, मेकिंग, बातें नहीं, मेकिंग एंगल कितना, टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड के उस पॉइंट से 30 डिग्री का बना रहा है। फिर क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, बॉटम की जगह इसने क्या वर्ड यूज किया है, यहाँ पे फुट यूज किया है। फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो फुट ऑफ द ट्री से जहां पे इसके टॉप ने, ट्री के टॉप यानी सर ने, हेड ने टच किया ग्राउंड को, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बोली जा रही है, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी बोली जा रही है, 8 मीटर। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री ऐसा पूछा गया है, तो देखो हम भी ये बोल रहे हैं कि ये वाला है ना, लेट हाइट ऑफ द ट्री क्या है, एच है, तो हम यहां पे बोलेंगे भी क्या सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी कितना है, एच मीटर, क्या आ जाएगा, एच मीटर। अब आप एक बात समझो कि इस पॉइंट से टूटा है नहीं टूटा, तो इस पॉइंट का नाम दिया हमने डी, क्या नाम दे दिया, डी, इसको अपन ने नाम दे दिया डी। अब ये कितनी हाइट से टूटा है ये मुझे पता नहीं है ना, तो मैंने बोला कि भाई इसकी रही होगी h1 हाइट, कितनी रही होगी, h1 हाइट, मतलब समझो टोटल h हाइट का पेड़ था, कहीं से बीच में टूटा तो उस हाइट को मेंशन कर लिया कि पहली हाइट ये है भाई, 20 से टूटा, 30 से टूटा, 10 से टूटा, तो भाई h1 हाइट से टूटा, और ये ऊपर वाली हाइट कितनी रही होगी फिर, h2। ये जब टूटी ना तो ये कहां जाके गिरी, सी डैश वाले पे, तो बताओ ये वाली हाइट भी क्या रही होगी फिर, h2। ढंग से देखिएगा समझिएगा, ये h1 से टूटा, इसको थोड़ा अलग कलर से मेंशन कर लेते लो,
ये वाली हाइट अपने पास क्या रही है h2। अब ये h2 यहां से टूटा तो ये भाई साहब ऐसे आके गिर गई यहां पे, ये अपनी हाइट हो गई h2। तो ये वाली हाइट हो गई h2, जो ये टूटा है ना यहां से। अब ये सोच रहे सर ये कितना है, इसको और बड़ा कर लो चाहे, इसको आप चाहें तो और बड़ा मान लीजिए, और इस सी को भी हटा करके मैं यहां से ये लिख देता हूं, देखो अब ये तकरीबन आपको बराबर से लग रहे होंगे, इतना पोर्शन यूं गिर गया, तो ये h2 हो गई। अब यहाँ पे केस कितने बन गए देखो 8, h1 और h2 जब आएंगी ना तब जाकर के ही आप किसकी वैल्यू निकाल पाओगे, तब जाके आप h की वैल्यू निकाल पाओगे। भाई बचा हुआ हिस्सा, टूटा हुआ हिस्सा दोनों ऐड कर दो तो प्रीवियस ट्री का टूटने से पहले का हिस्सा, ये चीज बन जाएगी। अब यहां से कुछ केसों को देखो आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो यहां से देखो कि सबसे पहले मुझे h1 निकालना चाहिए, फिर मुझे h2 निकालना चाहिए। अब एक बात सोचो कि h1 मुझे निकालना है और 8 हमारे पास दे रखा है, तो आप सोचो पहले कि 30 डिग्री के ये सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे अपन, तो ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड टोटल क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर, क्या होगी परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेनस, और बताओ ये नीचे बची रह गई वो क्या होगी अपने पास बेस। ये तीनों साइडों का एक्सक्लूजन अपन को ऐसे बना लेना है। अब हमारी डिमांड है h का आंसर निकाल, और h क्यों कह रहा है पहले h1 निकाल और h2 निकाल, उन दोनों को ऐड कर। तो यहां से देखो अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन इसमें बोलेंगे सबसे पहले कि जो गिवन है वो क्या है, इसका बेस गिवन है 8 मीटर। और फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम कौन निकालना चाह रहे हैं, h1 निकालना चाह रहे हैं, और वो एक तरह से क्या है परपेंडिकुलर। तो आप समझो कि बेस गिवन है और परपेंडिकुलर अपन को निकालना है। तो P और B का कॉम्बिनेशन किसको बनाते हैं, वही पीले बेटा पीले हरिहरी बोतल वाला जब कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो P अपॉन B का केस किसके हिस्से में आता है 10 के में। तो यहां से बताओ अपन क्या बोलेंगे, यहां से यही बोलेंगे इन ट्राइंगल, किसमें इन ट्राइंगल, नाम देखो पहले इसका ABD, और थीटा कितना है यहाँ पे 30। तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे इसके अंदर 10 लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं सुन लो, 10 का मतलब होता है P अपॉन B। P जरा देखो हमारी डिमांड क्या है h1 को निकालने की। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये तो आगे वाला भी हो सकता है, अरे मेरी बात सुनो, किसको आप निकालना चाह रहे हो h1 को, वो कौन है परपेंडिकुलर का हिस्सा है। फिर दूसरा कौन सा निकालना दिया कौन सा है बेस। अरे ये बात तो तय है ना, दोनों अननोन निकालोगे तो निकलेंगे ही नहीं, एक गिवन एक अननोन चाहिए ही चाहिए। तो ये अननोन ले लिया h1 और ये ले लिया अपन ने गिवन 8। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना जो बना 10। तो h1 अपॉन देखो बताओ क्या P का वैल्यू h1 है और अपने पास बेस कितना है वो लिख दीजिए 8। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर आपको लगाना है क्या, इसके अंदर आपको लगाना है यहाँ पे 1030 की वैल्यू। तो आप सोचो 1030 की वैल्यू क्या होगी, 1030 को क्या बोलते हैं 1/√3। ये h1 हो गया और ये 8 हो गया। अब इस कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है वो देख लो जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा √3h1, क्या हो जाएगा √3h1। तो h1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 8/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन अपन नहीं निकालेंगे, अभी रेशनलाइजेशन इसका अपन नहीं निकाल रहे। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट कौन सा है, h1 कौन सा है, आफ्टर ब्रोकन रिमेनिंग पार्ट है, और इसको अपन बोल देते हैं कौन सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सवाल देखो इतना सा पूछ सकता है आपसे कि देखो ये पूरी स्टोरी यूं की यूं सारी, तो फाइंड द हाइट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री आफ्टर द स्टॉर्मिंग, या फिर जो विंड तूफान जो भी आया उसके बाद बचा हुआ पार्ट कितना है। एक सवाल ये हो सकता है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन को समझो इसमें कि अब हम जा रहे हैं S2 वाला पार्ट, यानी कितना पार्ट टूटा, तो ब्रोकन पार्ट निकालना जा रहे हैं अपन। अब तो आप इसमें समझो कि ब्रोकन पार्ट कौन है, S2 निकालने के लिए हमें दूसरा केस लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो S2 निकालने के लिए देखो अपन दूसरा केस ले लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन बोलेंगे यहाँ पे कि थीटा कितना है 30। इस बार हमारे पास गिवन कौन है बेस, उसके बाद हाइपोटेनिस यानी h2 हमें क्या करना है निकालना है। तो बताओ बेस गिवन और हाइपोटेनिस है, B और H से कौन सा ट्रिगो बनता है, B और H से कौन सा बनता है देखो जरा,
बी और एच से कौन सा बनता है, कॉस। तो इसमें अब कौन लगाएंगे अपन, कॉस लगाएंगे। साइन क्यों लगाया मिश्रा, कोस ही लगेगा इसमें। तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी बोलेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा लगा रहे हैं हम, कॉस। क्या 2h1h2 लगा के निकाल रहा है, हार्ड पड़ सकता है रूटों के चक्कर में, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, कोस 30 अपन अगर निकाल रहे हैं तो कोस 30 का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। साइड में देखो बेस कौन है अपना, बेस है अपना ए बी, और हाइपोटेनिस कौन है जरा देखो उसको, ये सी डी लिख दूं या ए डी लिख दूं, ठीक है। अब ट्राइंगल भी देख लो जरा, वो ट्राइंगल तो लगा ए बी डी है, कौन लगाया है, ए बी डी। तो ट्राइंगल और कर लेना, इसमें ए बी डी है। अब देखिए जरा यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी को देखो, ए बी वाला कौन सा है साइड अपना, 8 है, ये बेस हो गया। और एच हाइपोटेनिस कितना है अपना, यहाँ पे स्मॉल h2 है, कौन सा है, स्मॉल h2 है। इसको भी भाई स्मॉल ही कर लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस सारे ही हाइपोटेनिस हो जाएंगे एक जैसे। अब देखो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जरा सोचो, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है क्या, cos 30। अब बताओ जरा ये कौन है, 8 और ये h2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय क्रॉस। अब बाय क्रॉस करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये √3s2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो बताओ जरा s2 इक्वल कितना आ जाएगा, 16/√3। और ये वाली इक्वेशन को अपन क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सा पार्ट है s2, पहले ये पहचानो, है ना, ये ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। अब क्वेश्चन अगर यहां तक आता है, आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, तो आप सीधा h2 निकालेंगे, h1 नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा नहीं आपका। कोई आपसे पूछता है आफ्टर द स्टोमिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री, तो आप सिर्फ h1 निकालोगे, काम खत्म, पेपर में ऐसे ही आएंगे। और कोई आपसे बुक का ही क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, तो अपन उसके अंदर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लास्ट में हम करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो बताओ h इक्वल क्या आ जाएगा, h1 प्लस h2। अब जरा दिमाग लगाओ, h1 कितनी है, 8/√3, और प्लस h2 कितनी है, 16/√3। एलसीएम कितना आएगा बताओ जरा इसका, ये √3। बताओ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 16, ये आंसर कितना आया, 24/√3। अब ये मैथमेटिकल के हिसाब से थोड़ा सा अजीब है ना, इसको सही कर लेंगे। तो सही करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो जरा इसको, ये 24h की वैल्यू आ रही है, 24/√3 का रेशलाइजेशन कर देना, करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 24√3 और नीचे आ जाएगा 3, ये घट गया 8 टाइम। तो ये अपने पास जो आंसर आ गया 8√3। एक्चुअल क्या आ गया हमारे पास, जो हाइट है 8√3 मीटर, क्या आ गया, 8√3 मीटर, ये होगा आंसर। क्या हो गया, क्या कर रहा तू, तो उधर पीछे तक बैठ जा, इधर बैठ जा, इसके आगे बैठ जा, इधर बैठ जा सामने। ये मेरी मजबूरी है, इसको डिस्टर्ब कर देगी, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। उस पर ध्यान मत दे, अपने पे ध्यान दे, थोड़ा जल्दी करना है इसको। क्वेश्चन लिखना मत भाई, आंसर ही लिखना सीधी। क्वेश्चन नोट करने बैठ जाए कोई, खींचोगे क्या थोड़ा इसको, हो गया। वो 4 लाइन में करने से क्या होता है, मैं इसको 8 सेकंड में कर दूं, मैं इसको 8 सेकंड में कर दूं, छोड़ दे तू। अरे बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ये ऐसे ऐसे सीजीएल में आते रहे दादा, वो बहुत छोटे हो जाते हैं ये। 8-7 सेकंड में तो उड़ा दिया। समझाऊंगा रेशो, साइड रेशो समझाऊंगा, साइड रेशो एंगल आफ्टर द चैप्टर, फिर उड़ाएंगे इसको फटाफट फटाफट ऑब्जेक्टिव में। देने को तो कुछ भी दे दे, सोल्व कराए तो बात है।
मैं क्या कहा, देने को कुछ भी दे दे, पूरे सोल्व कराए बोर्ड पे जब बात है। देने को तो क्या है, हमें स्कूल से ये मिला, किट मिली, फलाना मिला, कराया नहीं तो क्या मतलब है फिर। लग रहे होंगे। इतना बैंकर भी नहीं आएगा रे यार, इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लो, इससे ज्यादा क्या आएगा। इसका आंसर चेक करेगा किसी ने, सही है 8√3। चले इसमें आगे चले, हो गया। बहुत टाइम बाकी है, मजाक मत कर भी। भूखे रह के पढ़ने में बहुत मजा आता है, दिमाग से चलता है। मेरा मानना ये, भूखे रह के पढ़ने में अच्छा मजा आता है, तू भूखे रह के पढ़। क्या खिलाऊं यार, तू अजीब आदमी है। तुझे कसम खिला देता हूँ, तू पढ़ा कर, नहीं तो सब काम गड़बड़ है। ये टुटरे मैं नहीं खाता। पागल, अपन को यहाँ पे पढ़ाई करनी है, अपन को इसको पार्टी का अड्डा नहीं बनाना है बिल्कुल भी। तेरी सारी फीलिंग समझ रहा हूँ, पहले इसको नोट कर, फटाफट चलते हैं आगे। उसकी मुद्रा देख कैसे बैठा हुआ है, उसको पढ़ने का 1% ही मन नहीं है। ये बैग फेंक के मारूंगा तेरे सर पे। इसके आसपास मत बैठा करो कोई भी। मध्य मध्य रख ले बैग में, रहने दे, छोड़ अभी। चले गए आगे, चले, इसमें हटा दूं क्या? तू कहां पड़ा हुआ है, जल्दी पहुंच। अब तो ऐड ही करना है, आगे कर लेना आराम से। H1+H2 करना है, कर ले फटाफट। थोड़ा जल्दी जाना है यार, 5 तक तो पहुंचे, 2 क्वेश्चन तो सही हो गए। पागल क्या कर रहा है ये? ओए, बैटल 3 चले। देखिए ये वाला है। क्या है यार, बहुत धीरे लिखता है यार तू। अभी तरह से टोटल नहीं हो रहा क्या? हटा दू ना। देखो यहाँ पे ध्यान देना, वो तुम डिस्टर्ब करो दोनों, भग जाओ, मूड नहीं है तुम्हारा पढ़ने का तो। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age 5 year। देखो दो इसमें कंसीडर ये कर लें कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या सोचा है कि एक तो बना रहा है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, एक तो छोटे बच्चों के लिए बना रहा है, और दूसरा बना रहा है, वो कैसे बना रहा है? अच्छा देखो, छोटे बच्चों के लिए बना रहा है ना, तो बना रहा है नहीं, बना रही है श्री। देखो शी है, prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। देखो स्लाइड यानी फिसल पट्टी, स्लाइड यानी फिसल पट्टी। अब फिसल पट्टी के डायग्राम कैसे होते हैं सभी जानते हैं। अब बना दोगे सीधा ही फिसल पट्टी, ये देखो फिसला देते हैं इसको, ये सीधा ऐसे ही डायग्राम बनता है इसमें। ये हो गई फिसल पट्टी हमारी, आराम से। अब इसने क्या बोला है कि इसने हाइटों को, अब देखो इसमें हाइट अगर मुझे नोटिस करनी हो इसके अंदर हाइट को, देखो ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये 90 हुआ, तो बच्चे तो यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिसलेंगे ना, तो ये हाइपोटेनिस तो फिसल पट्टी हुई इसकी एक तरह से। और हाइट क्या होगी कि कितना ऊंचा है ये, तो हुज टॉप इज 1.5, कितनी है 1.5 की इसकी हाइट हो गई, और एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। अब ग्राउंड के साथ तो देखो यहां कोई एंगल नहीं लगाने, टॉप के साथ नहीं बोला है उसने, एंगल विद ग्राउंड तो यहां लगेगा ये, और बेसिकली ये कितना है 30 डिग्री। ग्राउंड से इसके स्लोप का जो डेस्टिनेशन आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है, यूं मान लो आप। फिर क्या बोल रहे थे, देखो जरा, टू द ग्राउंड वेयर फॉर द इल्ड। अब देखो थोड़े इल्डर, थोड़े बड़े बच्चों के लिए बनाया है इसने, तो यहाँ पे दूसरा केस ले सकते हैं अपन चाहें तो ये दूसरा केस हो गया। देखो मैं उसी में नहीं बनाता ऐसे बिल्कुल भी, मेरे को हजम नहीं होगा, तेईस तरह कंजूस थोड़ी ना हूं मैं।
तो यहाँ देखो ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बनाया है और इसने फिर वापस एक फिसलपट्टी बनाई है, देखो इस तरह से, इसको थोड़ा ये बना लिया। अब यहाँ पे ये वाला क्या है, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये किसके लिए बनाई गई है, ये एल्डर चिल्ड्रंस के लिए बनाई गई है। मिश्रा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तू, आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तू। स्लाइड एट द हाइट, इसकी हाइट कितनी है, वो तो पिट के जाने वाला है बस अब थोड़ी बहुत देर में। इनक्लाइंड एंगल कितना है, 60 डिग्री है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो तुम दोनों, बहुत ज्यादा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो आप सोचो स्लाइड की लेंथ पूछिए तो बताओ कौन सा हिस्सा पूछा है? कौन सा हिस्सा हुआ, ये वाला हुआ कि नीचे वाला हुआ? ग्राउंड का नहीं हुआ ये। अगर इसका क्वेश्चन करता तो कैसे करता, BC बिटवीन द बॉटम ऑफ द हाइट, ये सॉरी पोल जो भी है वो, और कौन सा ग्राउंड का पॉइंट, इनके बारे में पूछता। तो बेस नहीं पूछा है उसने। सुन लिया तेरी बात, सुन ली हमने। ये वाला बोलो यहाँ पे कितना आ रहा है P, और 90 के सामने ये कितना है H। तो इस वाले पे ही क्वेश्चन किया है उसने, तो P/H लगाएंगे तो देखो यहाँ पे बोल दूं थीटा कितना है 30 डिग्री, और किसके अंदर, इन ट्राइंगल किसमें, ABC में। अच्छा यहाँ देखो इन ट्राइंगल ABC में अगर ये है तो बताओ P/H से क्या बनता है, साइन 30, क्या बोलेंगे P/H। अब जरा देखो परपेंडिकुलर कितना है इसका 1.5, और हाइपोटेनिस कितना है इसका, देखो अरे इसको अपन AC रखेंगे, क्या रखेंगे, AC रखेंगे। साइन 30 का सोचो कितना होता है 1/2, और ये कितना होगा 1.5, और ये क्या है AC। क्या कर देंगे इसमें, अब क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, देखो AC कितना हो गया 1.5 × 3, इसमें कितना आंसर आ गया, 3 मीटर का स्लाइड होगा, कितना होगा, उतावले। ये ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर बनेगा तो देखो उल्टे पुल्टे लगाएगा इधर। तो यहां पे लेंथ ऑफ स्लाइड क्या आ गई, ऐसी स्थिति में ये बोलेंगे 3 मीटर का हो गया, ये आंसर है। अब जरा देखो अपन को ये वाला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम केस। इसमें थोड़ा एक काम करना है, ये ABC की जगह कोई और ले लो, इसको बोल देना DEF। अब देखो ये वाला 90 हो गया, तो वापिस ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनिस हो गया, क्या हो गया ये हाइपोटेनिस हो गया, और ये वाला आपसे निकलवाया गया है। अब देखो इसमें भी वही लोचा हो रहा है, देखो 60 के सामने कौन है, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया H। क्या बड़बड़ा रहा है तू, होश में है कि नहीं है, विच क्या, कौन सा, कैसे, वैल्यूज नहीं बोलनी है सीधी, वो डिस्क्राइब का तरीका क्या है वो भी देखना पड़ेगा इसमें। अब ये हाइपोटेनिस है तो फिर वापस साइन लगा दूं इसके अंदर, यही बोलेंगे थीटा कितना है 60, और फिर बोलेंगे इन ट्राइंगल किसके अंदर DEF। और अब सोचो जरा इधर भी अगर अपन साइन 60 लगाएंगे तो बताओ कौन सी साइड आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। मतलब समझना आप, कौन सी हो गई DE अपॉन कौन सी, DE के बाद कौन सी है ये DF, ये वाली। अब D कितनी है वो देख लो जरा, ये 3 है ना, D कितनी है डायग्राम से 3, और DF कितनी है हमें फाइंड करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, पहले तो वो देखो √3/2, ये नशे में ही है भाई छोरा, ये तेरे है ना, तेरी हालत खराब है मुझे लगता है, आई थिंक तुझे रेस्ट की जरूरत है, इसकी हालत खराब है छोरे की बहुत ज्यादा। ये हो गया ना DF। इसके बाद क्या करेंगे, बाई क्रॉस। अब देखो इन्हें कुछ भी बोल देता है ये, इसके मन में है जो ही बोल देता है, कुछ भी बोल देता है ये। तो √3 × DF हो गया 3/2, ये हो गया 6, तो देखो 6/√3 हो गया ना, तो इसको √3/√3 से क्या कर लेना, रेशनलाइज कर लेना। बोलने से क्या होता है, तो वक्त से पहले बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये देखो DF क्या आ गया 2√3 आ गया, और ये किस में है, मीटर में है। तो लेंथ ऑफ स्लाइड ये क्या हो जाएगी, DF = 2√3। मेरी बात सुन लेना, 2 × √3 की वैल्यू होती है 1.732।
आप चाहें तो इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है ये, नहीं दे रखी है तो आप वहीं पे छोड़े ना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी, नहीं है तो आप इसको ऐसे कैसे छोड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर लिख के। आंसर चेक कर लेना एक बार इसके पीछे। 3 उसका आ रहा है 2√3, 2√3 है या पॉइंटों में है? आ जाओ फटाफट, एक क्वेश्चन और करेंगे बस, 2 करने का इरादा है, बच रहा है भी टाइम है क्या? ये कैलकुलेशन की बात है, किसी के हाथ में नहीं है भाई, जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर लो, आंसर आ जाना चाहिए फिर कैलकुलेशन में। आगे मैं बता रहा हूं, ऐसा हो सकता था, मान लो ऑब्जेक्टिव सवाल हो ऐसा कोई जिसमें बोल रखा हो ऑप्शन क्या है, 2√3 ना मिले तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई क्या। हाँ तो करा रहे हैं ना, तो थोड़ा याद रखना इसको भाई, कई बार क्या होता है ऑप्शन में ये वाला मिल सकता है ना, अभी तो और पढ़ेंगे, और तो 7 बजे भी नहीं है अभी तो, वो तो कह रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि वो ट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें भाई, इसका मतलब यह है यहाँ कम पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, वहां आपको पूरा एक घंटा ही चाहिए, दिमाग लगा तू ये इसका अलग हिसाब है यार, पूरा 1 घंटा तो मुझे चाहिए ना। हाँ मैं 2-4-5 मिनट पे अगर पहले छोड़ दूंगा तो वो 2-4-5 मिनट लेट लें, एग्री हो, जब तो मुझे ही मजा आया मैं 2 मिनट पहले छोड़ू, समझा कर तो। किस में चालू होता है? 7:20, तो बस तो फिर क्या को चीख रहे चिल्ला रहे हो तुम, हटा दो ना, ये हो गया ना। देखो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इसको समझने में मजा आएगा, पहले क्या है, पहले ग्राउंड, फिर क्या है उस पे टावर है, फिर उसका टॉप देखेंगे, फिर नीचे से देखेंगे क्या बन रहा है, तो देखो फिर इसका डायग्राम बना लेते हैं वैसे ही। यार तो चुप रहना यार, √3 के पीछे पड़ा हुआ है तू। देखो अगर आप इसका बनाना स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखो ये ग्राउंड हुआ, अरे वो बात है नहीं, ग्राउंड हुआ, फिर क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, फिर एक साइड अपन को टावर बनाना है इसमें, तो टावर बना लेते। देखो यहां पे हमने बोल दिया कि ग्राउंड पे कहीं पे ये टावर है, हाँ टेढ़ा बना दिया, टेढ़ा टावर टेढ़ा हो गया बस। देखो इस डायग्राम को, यहां देखो इस डायग्राम में अपन ये बोल सकते हैं, इसके अंदर देखो ये पॉइंट है बी, ये टावर का टॉप, और ये बना लिया ग्राउंड, थोड़ा छोटा बना लो, ये तो बहुत ज्यादा बना दिया अपन ने, देखो आराम से इसको, है ना। तो मेरी बात सुनो, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया 90, बेसिकली आप तो नोटबुक में तो छोटे बनाओगे डायग्राम, बड़ा थोड़ी बनाओगे इतना, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये ग्राउंड है सी, ये जो बीसी है वो ग्राउंड का पॉइंट है, ये बीसी को अपन बोल सकते हैं ये क्या है, ग्राउंड पॉइंट्स। अच्छा ये बी कौन है, बी को जरा पकड़ो, ये है बॉटम पॉइंट ऑफ टावर, किसका है ये, टावर का, और ए कौन है, टॉप ऑफ टावर, क्या है ये, टॉप ऑफ टावर। इसने क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बनता है नीचे से ऊपर देखने में, अब कोई बंदा यहां को देखेगा तो कहां से देखेगा, सी से देखेगा, कंफर्म है। तो एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का पॉइंट सी है, उधर से देख रहा है, एलिवेशन बना रहा है, और बोल रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। भाई साहब ये कौन है, फुट है ना, इससे कितना मीटर अवे है, 30 मीटर अवे, ये रहा 30 मीटर अवे, एक पॉइंट है सी, और सी से किसको देखा, ए को देखा, और ए को देखा तो बताओ कितने डिग्री है इसमें, यहां पे लिख देना 30 है। अब चाहता क्या है ये, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो क्या बोलेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, तो बस इसको ऐसे ही बोलेंगे, और ये बन जाएगा यहां से, देखो इसका सॉल्यूशन, लेट द
हाइट ऑफ द टावर इज कितना है h मीटर, थीटा कितना डिग्री है 30। सोचो 30 के सामने ये हमारी कौन सी है परपेंडिकुलर, और गिवन कौन सी है जरा देखो, ये है बेस, क्योंकि ये वाली क्या है हाइपो। तो P अपॉन बी किस में लगता है, या तो कोट में या टेन में, B अपॉन बी तो कोट में और P अपॉन बी दोनों से हो जाएगा ये क्वेश्चन। पर हम भी क्या बोल रहे हैं, हम जा रहे हैं इन ट्राइंगल किस में ABC। जरा सोचो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिगो लेंगे, डायरेक्ट T 10, थीटा कितना है 30, P अपॉन क्या लिखेंगे B। P वाली साइड को पकड़ो कौन है AB, और B वाली साइड बेस वाली कौन है BC। AB की वैल्यू कितनी है स्मॉल h, और BC की कितनी है 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है वो लिखो 1/√3। और जरा सोचो इधर क्या है h है और ये कौन है 30, क्या करेंगे बाय क्रॉस, और जब इसका क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा देखो √3h कितना 30, तो h कितना आ जाएगा 30/√3। बताओ इसका रेशनलाइजेशन कर लें हाथ की हाथ, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, कैंसिल करेंगे तो h कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। हाँ तू तो रटा हुआ है तेरे, 10√3 इसकी हाइट आ जाएगी। बहुत आसान सवाल है, आराम से हो जाते हैं, 1-2 नंबर देंगे सीधी सी बात है। बोल दे ऐसा क्या है, फटाफट नोट करो जितने भी हो। तो कर ले, कॉट से कर, कॉट से मत कर। रीजन ऑफ द बी और बी और